नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो कांग्रेस के एक युवा विधायक हैं। और कांग्रेस और युवा, ये जब भी आप और हम सुनते हैं तो क्योंकि इस तरह का एक आप कहिए प्रोपेगेंडा या प्रचार या फिर ऐसा मान लिया गया है कि युवा कांग्रेस में अपने को बेचैन महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये पार्टी आगे किस तरह से जाएगी, किस तरह से बढ़ेगी। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है ये तो कांग्रेस के ये युवा नेता जानते हैं या फिर खुद कांग्रेस पार्टी जानती है। लेकिन इस तरह की एक धारणा बनाने की कोशिश, चाहे मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब का मसला हो या फिर राजस्थान में पायलट साहब का, ये ज़रूर कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जो युवा हैं वो वरिष्ठ नेतृत्व की वजह से या किन्हीं और कारणों से अपने को बेचैन महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ जो युवा नेता हैं और जो युवा विधायक हैं, उन्होंने बड़ी टक्कर दी 2018 में। और बीजेपी के एक दिग्गज नेता जो पूर्व वित्त मंत्री भी रहे, उनको उन्होंने चुनावी रण में पटखनी दी और जिसकी बड़ी चर्चा रही, क्योंकि वो एक लो प्रोफाइल युवा नेता हैं। पहला उनका चुनाव रहा विधानसभा का और इसके पहले वो जिला पंचायत के सदस्य के तौर पर चुने गए थे। लेकिन बहुत खामोश, लेकिन बहुत ही दृढ़, उनके इरादे बड़े दृढ़ होते हैं। कम बोलते हैं लेकिन संतुलित और नपातुला बोलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मुश्किल दौर में भी वो ये मानते हैं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जो उनके सपनों की पार्टी है। चलिए बात करते हैं खुद राहुल जी से। राहुल जी, बहुत स्वागत करता हूँ खास तौर। नमस्कार। पहले तो छोटा सा आपकी राजनीतिक यात्रा पर ही मैं जानना चाहूँगा। बड़ी दिलचस्प परिस्थितियाँ थी, जैसा इसके पहले आपसे बात हुई थी कि जब आपको टिकट मिला, राजनीति में आने का मन कैसे बना और किस तरह से आपकी राजनीतिक यात्रा आरंभ हुई? एक छोटी टिप्पणी पहले इस पर। मैं बचपन से ही जबलपुर में पढ़ा था हॉस्टल में। और मेरे पिताजी कभी जीवन में किसी मतलब बस पंच या सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़े। हमेशा वो व्यवसाय में अपने लगे रहे। और उनका एक मात्र उद्देश्य ये था कि राहुल अच्छे से पढ़ जाए और किसी अच्छी जॉब में लग जाए। 12th पास हुई, उसके बाद फिर दिल्ली चला गया। और मैं सेकेंड ईयर में था तो उस समय पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया जी। तो सेकेंड ईयर में ही मैं पढ़ाई छोड़कर वापस दमोह आ गया। और फिर जो वहाँ के जो काम थे, खेती के काम थे और जो भी पिताजी के काम थे, वो करते करते करने लगे। अब वो ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे एकदम से वो राजनीति अंदर आ गई। 2008 में एक लोधी समाज का बहुत बड़ा सम्मेलन कराया, जो शायद मध्य प्रदेश में पहला था, जिसमें सामूहिक विवाह करवाया। अच्छा। हाँ, तो उस समय 81 शादियाँ हुई थी। तो उसमें बहुत गैदरिंग हुई और एक बहुत वो मिला। तो दैट वाज द पॉइंट 2008 में मुझे क्लिक किया। वो मेरे ख्याल से उस समय आप 26-27 साल के रहे होंगे। हाँ, मतलब 2008 की बात मानिए। 2008 की बात है। और दैट वाज द टाइम मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, हाँ, इतना बड़ा पारिवारिक पृष्ठभूमि है तो समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहिए। उसके बाद 2 साल बाद इलेक्शन थे। तो नगर पंचायत हिंडोरिया थी, लंबे समय से बीजेपी के पास थी। तो माताजी को पार्षदी का इलेक्शन लड़ा दिया और अध्यक्ष का चुनाव था तो कांग्रेस का अध्यक्ष भी जीत गया। फिर वहाँ 5 साल सेवा करी। तो फिर उसमें और लगन लग गई। वहीं से बानकपुर क्षेत्र है पूरा जिला पंचायत का जी। तो वहाँ घूमते रहे और लोगों से संपर्क हुआ। तो लोगों ने कहा भैया वो जिला पंचायत लड़ जाओ आप। तो 2015 में जिला सदस्य का चुनाव लड़े। तो वहाँ के क्षेत्र के आदमियों ने 11-11.5 हज़ार वोट उसे जिता दिया जी। बड़ा हुआ, एक तरफा जीते वहाँ पे। हाँ। उसके बाद फिर 2 महीने बाद अध्यक्ष के चुनाव हुए 2015 में। तो 1 वोट से जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में हार गया। हाँ। तो मुझे पता था कि मुझे 7 वोट मिलने वाली हैं और इनको 8 वोट मिलने वाली हैं। तो जब वो 2:45 से 3 बजे के बीच में जब वो पेटी खुल रही थी, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा था कि अब खुलेंगी, गिनाएंगे तो 1 वोट से मैं हार जाऊंगा। उस समय मुझे क्लिक हुआ। उसी दिन, उसी समय 2:45 से 3 बजे, 12 मार्च की बात है, आज भी याद है। उसी दिन संकल्प लिया था कि अब दौड़ेंगे। ये जो विफलता है इसको क्या बात सफलता में बदलेंगे। वाह। और फिर उस दिन से फिर जो जी दौड़ना शुरू किया। मेरी माँ सुबह 7 बजे उठ जाती थी और पूरा नाश्ता वाश्ता सब तैयार कर दिया और एक येलो टिफ़िन और एक मिल्टन की बोतल 5 लीटर की, वो कंप्लीट। और ड्राइवर और 9 बजे जो निकले फिर नहीं लौटे। और रात को जिस गांव में पहुंच गए, जिसके यहाँ पहुंच गए, वहीं
भोजन किए। तो ये क्रम चला हाँ 2.5 साल। 2.5 साल। हाँ मेरे पास सफारी थी 11-21। हाँ तो वो जिस गांव में चली जाती थी विधानसभा के, तो वहाँ के बच्चे बोलते थे कि बुंदेलखंडी में बाई ये राहुल आ गओ। राहुल आ गओ मतलब वो 11-21 मतलब वाइट कलर की सवारी, मतलब राहुल सिंह आ गया। तो फिर वो कारवां चला, फिर लोगों से मिलते रहे, जनसेवा करते करते ये स्थिति हुई कि टिकट की मिली। और मैं तो कमलनाथ जी को ये मानता हूँ कि सब लोगों ने उनसे बोला ये नया लड़का है, नहीं जीतेगा। पर पता नहीं क्या बात आई, कमलनाथ जी बोले नहीं राहुल ही लड़ेगा। और फिर उनने टिकट दे दिया। तो एक पिता का जो ऋण है या पिता का जो आशीर्वाद है वो कमलनाथ जी ने इतनी कम उम्र में, मतलब आई वॉज 37 थे 2 साल पिछले साल 36-37 इतना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कमलनाथ जी भगवान के रूप में उतरे, उनने दे दिया, भरोसा किया और मां नर्मदा की कृपा से निकल गया इलेक्शन। राहुल जी, जितना मैं आपसे अब तक की बातचीत में समझ पाया, एक चारित्रिक दृढ़ता जिसके साथ हैं तो हैं, और दूसरा अटूट मेहनत। और हमने ये भी सुना कि आप अपने चुनाव प्रचार में पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करते हैं जी। तो ये आज की राजनीति का बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ जहां जिनसे आपने भिड़ंत ली, कहा गया कि बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव लड़ा उन्होंने, जयंत मलैया जी ने बहुत ताकत के साथ लड़ा, तो क्या आप मानते हैं, क्या मतलब कि आपने तो बिल्कुल लो, मतलब कि कोई आपका बहुत ही लो प्रोफाइल चुनाव प्रचार था, और जब आपकी जीत हुई तो सब यही पूछ रहे थे कि राहुल सिंह है कौन? मैं आपको बता दूं कि हर वर्ष मौनी अमावस्या से लोग पैदल चलते हैं और नर्मदा जी का जल भर के बसंत पंचमी को बानकपुर में चढ़ाते हैं। बड़ा ऐतिहासिक शिव मंदिर है वो, कांवर यात्रा निकलती है। कांवर यात्रा जी। तो जब मैं इलेक्शन लड़ा उसके 2 वर्ष पहले विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा था, तो जो मेरा ये नर्मदा जी के जो पास का एरिया है लगा हुआ, तो वहाँ पे लोग बोले भैया वो कांवर चढ़ाते हैं हमारे। तो हमने कब से चढ़ा तो बोले भैया बसंत पंचमी मौनी अमावस्या में चढ़े हैं। तो हमने ठीक है हम भी यहाँ हैं। मतलब मेरा ये था कि जब तुम लोग वहाँ जल भर के निकलोगे तो मैं आऊँगा वहाँ तुम लोगों का स्वागत करने के लिए। जी जी जी। लेकिन अब ये देखिए नर्मदा जी की कृपा कि वो कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने बोला कि ई मेरे राहुल भैया सो ही अपने संग चले, सो पूरे बेल्ट में, पूरे विधानसभा में हल्ला हो गया। तो फिर बोले भैया कब है चल रहे? हमने ठीक है हम आ जाए। तो 5 दिन पहले बोले भैया आप भी चल रहे थे, पूरे में हल्ला होगा। अरे बाप रे। तो हमने ठीक है हम भी चलेंगे। हाँ। फिर मौनी अमावस्या को जल भरा और फिर वहाँ से 7 दिन रेगुलर 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके बसंत पंचमी को भोलेनाथ जी को जल चढ़ाया। तो ये अभी मेरा 4था साल है। हर साल जाते हैं, हर साल जल चढ़ाते हैं। वो ऐसा वो पॉइंट बना, नर्मदा जी की ऐसी कृपा हुई कि जब मैं इलेक्शन के दौरान, मतलब मैं 5500 से पीछे हो गया था, और जब वो लास्ट की 60 पोलिंग खुली तो वो 60 पोलिंग जीत गया और वो 5500 वोट कवर होकर 800 वोट से इलेक्शन निकल गया। 800 वोट से निकल गया जी। और फिर उसी दिन हमने संकल्प किया कि ना दारू पीते हैं ना दारू किसी को देंगे। बहुत चिल्लाते रहे लोग इलेक्शन, भैया दारू नहीं भैया। मैंने तुम लोग नर्मदा जल पी लो। बोले पैसा हमने क्या करने, पैसा लगा दो, चना बेचो मसरी बेचो लगा दो। अगर आज हम पैसा देंगे, पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेंगे, दारू बेच के, मतलब दारू बांट के करेंगे, तो कल फिर हम कमाएंगे। तो इसलिए दारू किसी को दी ही नहीं। बिल्कुल ईश्वर साक्षी इस बात का। आप किसी भी विधानसभा में आप पूछोगे तो बोलेंगे भैया वो ना पीते हैं ना वो दारू देते। हमने एक क्वार्टर नहीं बांटा, 1 रुपया किसी को नहीं दिया। हमने सेवा भाव से यदि राजनीति करनी है। और जो आपके समर्थक है उनसे भी आपने कहा कि आप अपनी जेब से लगाओ। जेब से लगाओ, सबने लगाया। विधानसभा के अंदर एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो बोले कि हमने इसको पैसे दिए। और किसी भी कार्यकर्ता ने दमोगे, किसी भी व्यक्ति ने पैसे नहीं मांगे, सबने लगाया। पब्लिक मूवमेंट बन गया और निकला इलेक्शन। अभी रिसेंटली जो घटनाक्रम हुआ राहुल जी, आपके एक साथी प्रद्युम्न सिंह लोधी जो मूल रूप से बीजेपी के ही करीब ज़्यादा रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बड़ी चर्चा रही। पहले तो ये दावा सामने आया कि 3 विधायक हैं, राहुल सिंह भी शामिल हैं इसमें, सरवर जी भी शामिल हैं, और आप तीनों जो लोधी कम्युनिटी से आने वाले विधायक हैं वो
छोड़ रहे हैं और उमा जी के बंगले पर इकट्ठे होंगे और फिर कांग्रेस में शामिल। तो ये क्या कारण था? अगर आप दोनों का कमिटमेंट तो हम कांग्रेस के प्रति देख रहे हैं, ये कायम तो रहेगा ना सर? क्योंकि ये बड़ी चिंता रहती है कि अभी शरद जी के साथ स्टूडियो में बात हो रही है, 2 दिन के बाद कुछ और परिवर्तन हो गया। मैंने आप सभी एक शब्द बोला ना कि किसी भी कार्यकर्ता या दमोह विधानसभा के किसी भी व्यक्ति ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया या किसी ने नहीं चाहा कि मैं पैसे उनको दूं जी। तो जब चुनाव हम ऐसे जीतते हैं तो फिर उस विधानसभा मतलब दमोह की जनता का विश्वास भी बन जाता है। सबको ये पता था कि राहुल सिंह में एक क्वालिटी है कि ये ना दबेगा, ये ना बिकेगा, ये केवल लड़ेगा। और आज बिकने का दौर चल रहा है। जी 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 जी। तो इस समय मुझे ये प्रूफ करना है दमोह की जनता को कि आपने जिस व्यक्ति को चुना है एक क्वालिटी के लिए कि वो बिकेगा नहीं, वो लड़ते रहेगा और तटस्थ जमा रहेगा, वो हम सिद्ध कर रहे हैं। हम डटे हैं, हम डटे रहेंगे। नर्मदा जी के भक्त हैं और जो भी निर्णय मेरे जीवन में होता भोलेनाथ की कृपा से वो बिल्कुल सटीक निर्णय होता। बहुत से लोग सलाह देते भैया ऐसा वैसा, हम बिल्कुल परेशान नहीं, नर्मदे हर है, सब सही होगा, चिंता नहीं करो। भोपाल में, दिल्ली में आने वाले समय में अपन ही देखेंगे। त्याग तपस्या निरंतर जारी रहो। आज दिग्विजय सिंह जी का भी आपके टीवी पे स्टेटमेंट देख रहे थे कि कांग्रेस में जो युवा हैं वो धीरज रखें, धैर्य रखें। तो धैर्य और धीरज से ही तो राजनीति में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। जी जी जी। तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, मैं नहीं हटूंगा। मैंने इसके पहले भी बोला था कि एक तो अंगद का पाँव और दूसरा राहुल सिंह, वो जमा रहेगा, भगेगा नहीं कांग्रेस से। इन परिस्थितियों में आप जो बात कह रहे हैं वो बात बड़ी अलग लग रही है, लेकिन उसके पीछे आप कारण भी बता रहे हैं। ये बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, बीजेपी ने तो कोशिश की होगी पकड़ने की, आपको घेरने की? मैं आपसे वही बोल रहा हूँ कि जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भारत की राजनीति में आए हैं, जब से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है पूरे भारत में कि प्रदेश में जनता जनादेश किसी को भी दे दे, लेकिन हम खरीद के तोड़ ताड़ के सरकार बीजेपी की बना लेंगे। ये दौर जो है, ये जो चल रहा है, ये दौर भागने का नहीं है, ये दौर जमने का है, ये अपनी निष्ठा बताने का है। क्योंकि आज तो ठीक है शरद जी, हम चले जाएंगे, पर जब इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में ये लिखा जाएगा कि पूर्व मुख्यमंत्री एक कमलनाथ जी हुआ करते थे जिसने 38 साल की उम्र में राहुल सिंह को टिकट दी थी सबके मना करने के बाद, लेकिन ये व्यक्ति गद्दार निकला। ये उस व्यक्ति का नहीं हुआ जिसने इसको राजनीति में लेके आया। तो जब वो लिखा जाएगा और जब हमारे बच्चे राजनीति करेंगे तो उनके साथ वो चला जाएगा जी। और जब आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद जब हमारे बच्चे पॉलिटिक्स करेंगे तो ये लिखा जाएगा कि जब कांग्रेस बैकफुट में थी, जब कांग्रेस में भगदड़ मची थी, जब सब भाग रहे थे, तो तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी झंडा पकड़े थे और पूरी इच्छा शक्ति के साथ खड़े थे। ऐसे परिवार, ऐसे पूर्वजों के बच्चे हैं। हम राजनीति में देखते एक हमारा तो जो समय ये त्याग में जाएगा, हम जो करेंगे इतिहास बनेगा। जो हमारे बच्चे आएंगे फिर इसको लेके वो आगे राजनीति करेंगे। सर मैं बड़ी मिक्स्ड रिएक्शन में हूँ इस वक्त, क्योंकि आपसे बात करके जहाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि एक राजनेता, एक युवा राजनेता का ये भी चेहरा है, और बीजेपी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और जहाँ इस तरह की बातें हम अधिक सुनते हैं कि लाख संकट हो लेकिन हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे, वहीं एक युवा नेता खम ठोक कर ये कह रहा है कि वो कांग्रेस नहीं छोड़ेगा, और इसलिए नहीं छोड़ेगा कि वो इतिहास में अपना नाम इस रूप में नहीं लिखवाना चाहता है कि लोग उसको ऐसे व्यक्ति के तौर पर या उसके बच्चे उसको ऐसे राजनेता के तौर पर याद रखें कि जिसने समय आने पर माता पिता कमज़ोर हुए तो उनका साथ वृद्धावस्था में छोड़ दिया। कमाल है सर, कमाल है। मैं आपको इसके लिए तो मैं अप्रिशिएट करूँगा आपको। एक और जो सवाल मेरे मन में है वो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस में गलती हो रही है, अगर आप इस पर बात करना चाहें। हालांकि आप उस सवाल का भी आपने जवाब नहीं दिया, बीजेपी ने डोरे तो डाले थे। मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ, बीजेपी अपना काम कर रही है, कैसे डोरे डाले क्या किया अपन देख रहे। जो लोग जा रहे हैं और जो लोग गए हैं, ऐसा एक भी आदमी बता दे कि जिसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट नहीं किया। हम पे भी डोरे डाले होंगे। हमारा तो मानना है बीजेपी का जो काम है वो करती रहे, वो डोरे डालती रहे।
और अपना काम है कि जैसे वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, वो निष्ठा अपनी बनी रहे। उसका कारण एक है शरद जी, कोई गारंटी लेने तैयार नहीं था मेरे लिए। कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति थे, बोल रहे थे नहीं ये करेगा। आज यदि मैं बीजेपी में चला जाता हूँ तो कमलनाथ जी से वो लोग उस समय जो मना कर रहे थे, कमलनाथ जी उनके साथ क्या जवाब देंगे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं तो आपको ईमानदार रहना पड़ेगा किसी ना किसी के लिए। लेकिन आप सिर्फ अपनी ही गारंटी ले सकते हैं। नहीं, बिल्कुल तरवर भाई भी है, बंटू भाई, वो भी कहीं नहीं जाएंगे, वो भी इरादे का पक्का है। अब ये मानिए तरवर भाई भी इरादे के पक्के हैं। और हम लोग जिस समाज से आते हैं, लोधी समाज से, लोधी समाज की भी इज्जत की बात है, उसके भी स्वाभिमान और सम्मान की बात है। अगर आज हम यहाँ मूव करते हैं तो कल समाज पे भी तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। आप ये तय मानिए, सरकार आएगी, पद मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट से नहीं चाहिए, एक रास्ता तय करना पड़ेगा। और जब वो रास्ता तय हो जाएगा तो फिर आपका एक पूरा वो बन जाएगा। आपसे बात करके हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियां जो मुझे भी बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। या फिर अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, कर शपथ। अग्निपथ है राहुल जी आपके सामने, और इस अग्निपथ से जब गुजरेंगे तो झुलस गया तन, झुलस गया मन, झुलस गया कभी कोमल जीवन। आपके शरीर को भी अग्नि की लपटें नुकसान पहुंचाएंगी, आपके राजनीतिक जीवन को भी झुलसाएंगी। कड़ा रास्ता चुना है, कठिन रास्ता चुना है, अग्निपथ आपने चुना है। कांग्रेस से क्या गलतियां हो रही हैं, लेकिन क्या गलतियां मध्य प्रदेश में हुई? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मनाए नहीं जा सकते थे? सचिन पायलट को क्या समझाया नहीं जा सकता था? क्या ये कठिन सवाल है आपके लिए, क्योंकि पार्टी लाइन के भीतर आपको रहना है, लेकिन फिर भी मैं आपके दायरे के भीतर इसका जवाब चाहूँगा। कौन जिम्मेदार लगता है आपको? देखिए, मुझे इसमें कहीं किसी की गलती नहीं लगती। हर चीज़ आनी है, वही मुझ पे लागू होता है, वही सिंधिया जी पे लागू होता है। कमलनाथ जी का समय है, वो भी इस बार मुख्यमंत्री रहते, अगली बार मुख्यमंत्री रहेंगे। निश्चित तौर पे वो देर सवेर कमान सिंधिया जी के पास आती ही, वो तो चल ही रहा है कि जैसे सीनियर जाएंगे वैसे जूनियर्स को मिलेगा, सिंधिया ही जाएंगे, फिर हम लोगों को मौका मिलेगा। रही बात गलती की या इसकी, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो आज आप देखिए, वर्तमान में 10 दिन हो गए थे, पहले तो मंत्रिमंडल जैसे तैसे बना 5 लोगों का बीजेपी में, और फिर उसके बाद जब विस्तार होना था तो उसमें आपको पता है यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ कितनी परेड हुई। फिर मंत्री बन गए तो 10 दिन में उन विभागों के बंटवारों में दिक्कत हुई। तो जो स्थिति सिंधिया जी यहाँ निर्मित किए थे कांग्रेस में, वही स्थिति तो बीजेपी में आज निर्मित हो गई। आज कहीं ना कहीं आप देखें तो भाजपा के अंदर मिनी कांग्रेस तो पहुंच गई। 25-30 विधायक जो भी पहुंचने वाले हैं, एक मिनी कांग्रेस पहुंच गई वहां पे। क्या उसको कह सकते हैं कि अब वो पूरी भाजपा है? कहीं नहीं। तो सिंधिया जी को मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको और धीरज रखना था और वेट करना था, और देर सवेर चीज़ें सब सही होती। और रही बात कांग्रेस में गलती किया, कांग्रेस में कहाँ मिस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता। कमलनाथ जी का आप देखते जब वो सीएम थे तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10-10, 11-11 बजे तक वो निरंतर काम कर रहे थे। मंत्री भी सभी लगे हुए थे काम करने के लिए। पर हाँ, हो सकता है कि कहीं मिसिंग हुई हो, पर एज अ विधायक मैं 14 महीने सरकार में रहा, तो जितना एक विधायक की इम्पोर्टेंस रहना चाहिए, जितना एक विधायक के कार्य होना चाहिए, कमलनाथ जी ने पूरा ध्यान रखा, सभी विधायकों का ध्यान रखा। पर ये बात आज भी मतलब मुझे समझ में नहीं आई कि क्या कारण था कि इतना बड़ा कदम सिंधिया जी ने उठा लिया। पर आप ये तय मानिए कि वहाँ पे भी कोई सुरक्षित नहीं है। भाजपा में जाके भी सिंधिया जी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे भी अपनी समस्याएं हैं, वहाँ पे भी कितने सारे सीनियर मंत्री हैं जो अभी बैठा दिए गए या कई लोगों को विभाग नहीं मिले। अभी जैसे आज भी पेपर में मलाईदार पदों का चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी संघर्ष जारी है। तो कांग्रेस की एक अपनी समस्याएं हैं, थी और रहेंगी, भाजपा में एक अपनी समस्याएं हैं और थी रहेंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है जब युवाओं के हाथ में कमान कांग्रेस की जानी चाहिए और अब इसमें विलंब नहीं किया जाना चाहिए? भले ही आप जैसे युवा हैं जो बहुत निष्ठा के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जो चाहते हैं कि अब उनकी बारी आए, बहुत लंबा वक्त हो गया,
बहुत लंबा समय बीत चला है, उनको अपने भविष्य की भी चिंता है। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तीसरी पीढ़ी के नेतृत्व की तरफ रुख किया, वी.डी. शर्मा जी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी। मंत्रिमंडल में भी मुख्यमंत्री जी को भी ऐसा माना गया कि उनकी चॉइस को भी नज़रअंदाज करके राजेंद्र शुक्ला जी और इनको रामपाल सिंह जी को छोड़कर नए चेहरों को मौका दिया। अभी आपने देखा हो जब मंत्रिमंडल था कांग्रेस का जी, मैक्सिमम मंत्री युवा थे जी, और रही बात संगठन की, तो निश्चित तौर पे अब डिसीजन होगा और मिलना चाहिए युवाओं को मौका। अब जैसे आप देखिए कि मुझे ही मौका दे दिया गया, तो 35 साल का वनवास कांग्रेस का लौटा। तो युवा क्या है, निरंतर संघर्ष करता है, प्रयत्नशील रहता है और पूरी ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसके अंदर इच्छाएं रहती हैं आगे बढ़ने की। तो मेरा मानना है कि मिलना चाहिए मौका युवाओं को। अब जैसे अभी जिम्मेदारी है, बड़ा मलहरा की जिम्मेदारी दे दी उन्होंने, सुर्खी की जिम्मेदारी दे दी चंबल तरफ, तो एक और अच्छा लगा कि भाई जिम्मेदारियां मिल रही हैं। क्या देखते हैं आप बड़ा मलहरा सुर्खी में, क्या आपको लगता है? बड़ा मलहरा का तो अभी हम इसलिए कुछ नहीं कह पाएंगे, अभी गए नहीं, पर सुर्खी की स्थिति ये है कि निश्चित तौर पे अपन जीतेंगे। शुरू में जब हम लोग गए थे तो हमें ऐसा लगता था कि यहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, पर 7-8 जगह हम लोगों ने अलग अलग पिन पॉइंट्स पे जब बैठक की तो 400, 300, 700, 800 ऐसे लोग जब इकट्ठे हुए, पोलिंग मंडलम सेक्टर के लोग जब इकट्ठे हुए, तो फिर हमें लगा हम कहीं से कमज़ोर नहीं है। और एक दिन अभी मैंने 7-8 गाँव का दौरा भी किया था, तो उसी संख्या में कार्यकर्ता और लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि आदमी पब्लिक, शरद जी ये बोल रहे कि हमने शरद जी को जनादेश दिया था 5 साल के लिए। अब ऐसी कौन सी सेवा करनी है, ऐसा कौन सा विकास करना है कि आपने उठ के पूरे लोग भाजपा में चले गए, कि कांग्रेस में नहीं हो रहा था। तो वो कहीं ना कहीं वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और वो बोलेगा नहीं, वो ईवीएम में जवाब देगा। और आप ये देखना कि बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आएंगे। बीजेपी जो है वो कितना कुछ कर ले, जब रिजल्ट आएगा, जब आप रिजल्ट देखोगे कि आप भी यहीं हम भी यहीं पे, आप रिजल्ट देखोगे किस प्रकार के फिगर्स आगे। 25 सीटों में कांग्रेस कितनी सीट जीत के रहेगी, क्योंकि चुनाव जो है वो ना कांग्रेस लड़ रही है ना बीजेपी, चुनाव अब पब्लिक लड़ेगी। कंक्लूड कर रहा हूँ इस बातचीत को मैं, आपकी राजनीतिक फिलॉसफी को तो मैं समझ पाया और जितना आपने कहा तो उससे ये बात भी हम समझ पाए, लेकिन जब आप बात बार बार कमलनाथ जी के इर्द गिर्द की करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि कमलनाथ सक्रिय हैं राजनीति में और अभी लंबी पारी है उनकी राजनीति की, लेकिन कमलनाथ जी एक ना एक दिन तो होगा कि राजनीति के परिदृश्य से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी हटना पड़ता है, हटते हैं इच्छा से, स्वेच्छा से। उन परिस्थितियों में भी आप कांग्रेस से आपका जुड़ाव रहेगा, क्योंकि कई बार ये भी भ्रम होता है कि आपका व्यक्ति से अधिक जुड़ाव है या पार्टी से जुड़ाव है। मैंने आपसे पहले बोला ना जी कि दमोह, जिस जगह से मैं आता हूँ दमोह से, उनने 35 वर्ष एक व्यक्ति पे भरोसा किया और उस भरोसे के बाद अब उन्होंने दूसरे व्यक्ति पे भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया, कांग्रेस पे भरोसा किया। तो जब उनने भरोसा किया है तो इस बात पे भी उनने भरोसा किया कि कांग्रेस के प्रति, तो उस भरोसे को कायम रखूंगा मैं। आप भविष्य में भी देखेंगे 5 साल, 7 साल, 8 साल बाद भी मेरी जो दौड़ है वही कांग्रेस से चलती रहेगी, बिल्कुल निरंतर कांग्रेस में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में बहुत संभावनाएं हैं, कांग्रेस में बहुत भविष्य है। और कांग्रेस अभी इन 14 महीने में मैं सरकार में रहा और कमलनाथ जी की वर्किंग देखी, तो जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो सीधे पब्लिक तक जाती हैं, सीधे मतलब पब्लिक को टच करती है। जैसे पेंशन थी 300 शून्य 600 कर दी, कन्यादान योजना में 28,000 से 51,000 कर दिए, 100 यूनिट पे 100 रुपये बिजली के बिल कर दिए। आप देखो आप कितना भूचाल मचा हुआ बिजली के बिलों के लिए, पूरे प्रदेश की व्यवस्था टोटल अस्त व्यस्त हो गई है। शिवराज जी बीजेपी सरकार बचाने में उपचुनाव में लगे हुए हैं, स्कूल के फीस को देखो, राशनों को देखो, जनता चिल्ला रही है। तो कमलनाथ जी के पास एक प्रॉपर विजन था, जितना भी समय हमारे पास रहा उनको देखा, उनको महसूस किया उनकी वर्किंग को। यदि कमलनाथ जी रेगुलर 5 साल चल जाते तो प्रदेश बहुत नई ऊंचाइयों पर छूता। और कांग्रेस ने राजनीति में लाया है, कांग्रेस ने भरोसा किया है, तो मेरा मन बोलता और मेरा विश्वास है कि कांग्रेस के साथ ही चलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे कितने बड़े बड़े नेता, आज कमलनाथ जी को देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी को देख लीजिए, या शिवराज जी को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, और कितने बड़े नेता जिनने अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई है, जो निरंतर बीजेपी के साथ चले, निरंतर कांग्रेस के साथ चले, आज कहीं ना कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, पार्टी से उनको मिला। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि दल बदल, फिर बीजेपी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर बसपा में गए,
तो उसमें क्या होता है, एक धारणा गलत बन जाती है। और एक पार्टी से आप निरंतर लगे और निष्ठा के साथ कार्य करो तो निश्चित तौर पे पार्टी पूरा सम्मान देती है। और धीरज और धैर्य का काम भी है वर्तमान राज्य को लेते हुए। निश्चित तौर पर राहुल जी। और फिर बच्चन जी मुझे याद आते हैं कि राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। राह मत बदलो, राह एक ही रखो। ये आपकी सोच है, आपकी दृष्टि है। और मैं आपसे बात करके ये सोच रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं किसी टाइम मशीन में बैठा हूँ और ये दौर 2020 का नहीं है, ये दौर 1960 का है, 1970 का है, जहाँ मूल्य, आदर्श और नैतिकताएं चमकते थे ऊपर। और मैं किसी ऐसे युवा राजनेता से बात कर रहा हूँ जो उनका धनी राजनेता है, जिसने प्रेमचंद की हामिद का चिमटा भी पढ़ी है और जिसने पंच परमेश्वर भी पढ़ी है, और वो उन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधि राजनेता है। बहुत अच्छा लगा साहब। जीत और हार चलते हैं, सत्ता में सरकारें बनती हैं और गिरती हैं, लेकिन आपसे बात करके मैं थोड़ी देर के लिए ये भी भूलना चाहूँगा कि आप किस पार्टी से हैं। मैं आपको एक युवा राजनेता के तौर पर देखता हूँ जो 2020 का राजनेता है। किस पार्टी से है आप भी भूल जाइए, लेकिन वो मूल्यों की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपनी पार्टी के दिग्गज नेता से प्यार करता हूं क्योंकि उन्होंने एक युवा को मौका दिया जब कोई दांव लगाने तैयार नहीं था। और मैं अपनी उसी पार्टी से प्यार करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज से 25 साल बाद जब मेरे युवा पुत्र और पुत्री अपने पिता के बारे में सोचें तो फ़ख्र से कहें कि सबसे कठिन समय में मेरे पिता ने कांग्रेस का परचम फहराया और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।